बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। आज इन पूरे वीक में स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तानी वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 2-0 से शिकस्त दे दी है T20 सीरीज़ में। और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड के केस इन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है और ख़ास तौर पर बड़ी अचीवमेंट ये है कि न्यूजीलैंड में ये इन्होंने शिकस्त दी और आलिया रियाज ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी खबरें हैं, तो डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ऑब्वियसली क्रिकेट तो हो ही रही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो दूसरे मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वी थॉट कि आप आइडियल पर्सन है जिससे बात की जा सकती है। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सिनेरियो मैं आपसे, क्योंकि आप रिसेंटली अभी आप चेयरमैन चीफ सिलेक्शन कमेटी भी थे, ये जो इंडक्शन हुई है वहाब रियाज की तरफ से सलमान बट की, और एक दिन भी नहीं रही और शाम को उन्होंने चेंज कर दिया, और पीएम साहब कह रहे हैं, पूरे न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि उनकी इंटरवेंशन की वजह से ये चेंज किया गया, और वहाब रियाज ने कहा ये मेरा अपना डिसीजन था, मैंने खुद चेंज किया है। आप क्या एक तो डिसीजन को कैसे समझते हैं, क्या ऐसा डिसीजन होना चाहिए था, और सेकेंडली और अगर ले लिया था तो क्या उस पर स्टिक करना चाहिए था, या ये जो उनका था इसको वापस लेना, डिसीजन को विड्रॉ करना डिसीजन से, ये ठीक था? देखिए, एक तो इसको थोड़े से समझने की जरूरत है। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कोई भी अगर टेंटेड प्लेयर है तो उसको तो आप बिल्कुल ही ना लें और उसको किसी किस्म का कोई ओहदा ना दें जी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि जी अगर किसी ने अपनी सजा काट ली है और सजा काटने के बाद उस रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर चुका है, रिहैब हो चुका है उसका, और उसने वो तमाम चीजें की हैं जैसे कि अब मोहम्मद आमिर ने की थी, तो उसको इजाजत दे दी जाए। अब देखिए ना, सिलसिला ये है कि आपने एक ही तरीके से अगर सबको लेकर चलना है, तो फिर आमिर जब खेल चुका तो फिर दूसरा जो भी बंदा है उसको वो क्यों नहीं आ सकता इसमें? तो अगर शर्जील खान के ऊपर इल्जाम लग के वो अपनी सजा काट के वापस आ सकता है, तो फिर ये सलमान बट क्यों नहीं आ सकता? दिस इज दी अनदर इशू। अब मसला ये हुआ कि आई थिंक प्रॉब्ली रिएक्शन इतना स्ट्रांग हो गया सलमान बट की इन्वॉल्वमेंट के बाद, जो उसको ये सिलेक्टर का कंसल्टेंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि चीफ सिलेक्टर को कौन से कंसल्टेंट की जरूरत है। हाँ, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर आप भी काम करते रहे, ये खुद देखने की बजाय कंसल्टेंट क्यों रिक्वायर्ड हुआ इनको? दिस इज वेयर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि देखें ना, इसका रीजन सीधा सही है। देखें, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही कि देखो, फ्रॉम अ क्रिकेटर इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एक खिलाड़ी खेल रहा है, उसको खेलते खेलते में आप अगर कोई ऐसा ओहदा दे दो जिसका वो अहल ही नहीं है, जिसका उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सेम अप्लाइज फॉर हफीज एज वेल। एक शख्स ने अभी क्रिकेट खेलते हुए लेजेंड से क्रिकेट खेल के आया है, इससे पहले 1 साल पहले तक वो क्रिकेट खेल रहा था, उसके बाद उसने ना तो कोई कोर्स किया ना कोचिंग उसने किसी उसके ऊपर की, तो ऑब्वियसली जब ये अपॉइंटमेंट, इसका मतलब है आप सिर्फ नामों पे ही कर रहे हैं जी। मेरे अपने नजदीक होना ये चाहिए कि ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, दे आर ग्रेट क्रिकेटर्स, मुझे इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक क्रिकेटर सिर्फ खेल रहा होता है। अगर वो बैट्समैन है तो एज ए बैट्समैन एक्सेल कर रहा है, अगर वो बॉलर है तो एज ए बॉलर एक्सेल कर रहा है, थ्रू आउट इज करियर। जैसे ही उसने वो क्रिकेट खत्म की, अगर वो किसी भी और जगह स्विच होना चाहता है तो पहले उसकी ट्रेनिंग ले। अच्छा सर, इसमें आपको लगता नहीं कि सबसे बड़ा नुकसान सलमान बट का हुआ? अगर उसकी अपॉइंटमेंट की गई थी तो पहले उसे डिस्कस किया जाता, उसको सबसे ज्यादा हार्मफुल तो उसके लिए ये चीज रही। अच्छा, दूसरी चीज ये है, देखें, ये ऐसे थोड़ी होता है कि मैं चीफ सेलेक्टर बन गया हूँ तो मैं जिसके ऊपर उंगली रख दूंगा उसको उठा के आप मुझे दे देंगे। उसके बाकायदा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप किसी की भी सीरीज देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, उसके बाद आप डिस्कस करते हो अपने चेयरमैन से कि जी ये मैं समझता हूँ मेरी टीम में ये लोग होने चाहिए, लेकिन आपके पास तो टीम ऑलरेडी मौजूद थी, सिलेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपको किस किस्म की कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ गई? देखो, ये तो सीधी चीज बताता है कि आप, इसका मतलब है कि उस जॉब के लिए आपको क्रेडेंशियल्स आपके पूरे ही नहीं थे, इसलिए आपको मदद की जरूरत है। किस चीज की मदद की जरूरत है? वो ये कह रहे हैं कि जो कमेंट्री करता फिर रहा है उसने सारे लड़कों को देखा हुआ है। कामरान इकबाल जो है वो भी टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहा था, वही लड़कों को देखा हुआ है। ये कोई इसका वो नहीं होता। बहरहाल ये इन लोग अपने अपने डिसीजन थे, इन्होंने लिए, सब कुछ किया, लेकिन अननेसेसरी उसका आप देखें ना कि बैकलैश कैसे जबरदस्त है। अभी देखें, अब आसिफ है, आसिफ भी उसमें, इन सब लोगों ने अपनी सजा भुगत ली है, फिर सबको एक ही लाठी झाड़ के ना आप
अगर आप आमिर के लिए कहते हैं जिसको टीम में वापस ले लें, आप शर्जील को कहते हैं टीम में वापस ले लें, तो फिर सलमान को भी ले लें, फिर सलीम मलिक को भी पर ले सर लें। आपको चैंपियन ट्रॉफी आमिर ने जितवाई थी, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी को सारे सेलिब्रेट करते हैं, तो पहले लेजिस्लेशन होना बहुत जरूरी है, पहले लेजिस्लेशन करें और उसके बाद विद इन लॉ कोई चीज होती है तो मेरा ख्याल है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ इज़हार साहब है, ये भी आपसे क्वेश्चन सर करना मैं चाह आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जो एनओसीज का मामला है लीग में हमारे खिलाड़ियों के, उस हवाले से भी थोड़ी इंडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। जिस तरह पहले हारिस को क्रिटिसाइज़ किया गया कि उसने टेस्ट के लिए अपने आप को अनअवेलेबल किया, और इस वजह से बिग बैश के लिए जब एनओसी का मामला है पहले ये वाइब्स आई कि नहीं दिया जाएगा, फिर इवेंचुअली दे भी दिया गया उसको और जमान को और उसामा को। तो सर इस हवाले से आपके ख्याल में इंडिसाइसिवनेस और क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या मैं आपकी पॉइंट को समझ गया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे तो यही समझ में नहीं आई कि आपने हारिस रऊफ को टेस्ट टीम की सिलेक्शन के लिए कैसे कंसिडर किया, किस बेसिस के ऊपर आपने उसको कंसिडर किया। उस शख्स ने 4 ओवर से ज्यादा बॉलिंग नहीं की, आपने ये भी देख दिया कि वो 10 ओवर में आके स्ट्रगल किया उसने, यानी वो 4 ओवर से निकल के जब 10 ओवर में आता है तो वो स्ट्रगल कर रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में जब उसको 18 ओवर दिन में करने पड़ेंगे, 20 ओवर दिन में करने पड़ेंगे, तो दिस इज पोर स्ट्रेटेजी। इसकी भी स्ट्रेटेजी थी कि उसको कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेल लो बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, और यही अप्लाई होता है जमान खान पे, यही अप्लाई होता है उसामा तो चले स्पिनर है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। अब रह गया इशू आपका एनओसी का। देखिए, एनओसीज में जब मैं और निकी और ये सब लोग थे, हमने ये चीज देखी थी कि हमने देखनी 3 चीजें थी कि क्या जिस जगह पे भी जा रहे हैं वहाँ क्वालिटी क्रिकेट है कि नहीं है, और वहाँ की क्रिकेट के ऊपर जो है वो हमारे प्लेयर जो जा रहे हैं वो इम्प्रूव करेंगे या उससे नीचे जाएंगे जी, और उसका टाइम पीरियड कितना है, क्या हमारा जो सीजन है या जो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, उसमें कितना गैप है, उसके बाद आप उनको वो इजाजत देते थे। लेकिन अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो उन्होंने एक किस्म का उसको पनिश किया है कि तुमने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सिलेक्शन को कर दिया तो तुम्हें एनओसी नहीं देंगे। ये चीजें गलत है। आप प्लेयर्स को देखें, ये इनका करियर बड़ा शॉर्ट होता है प्लेयर्स का। सबको समझना चाहिए कि अगर उस हिस्से में आप अगर कुछ पैसे बनाना चाह रहे हो और बन रहे हैं उसकी अच्छी लीग में, अच्छी लीग में आप इजाजत दे रहे, आप ठीक है, आप कह दीजिए 5 मैचेस या 6 मैचेस या 4 मैचेस, और ये तो बाकायदा उसमें लिखा हुआ कि मूवमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत पड़ेगी उसको इन द मिडल ऑफ द लीग बुला सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, बात इसमें रैशनल प्रवेल करना चाहिए, लॉजिक प्रवेल करनी चाहिए। आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं वो 30 हैं, आप उनके लिए जो लॉ ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप उनको 2 एनओसी देते हैं लीग के लिए, जो बाकी डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्टेड लड़के हैं उनके लिए आप 4 की या 5 की ऑप्शन रखें। अदरवाइज तो ये जो एक डगर पे चलना शुरू हो गया लड़के, जैसे इमाद वसीम का हमने देखा कि उसने रिजाइन कर दिया है, फिर इसी तरह और 5-6 लड़के मैं जानता हूँ जो करने जा रहे हैं। अभी वो यूएसए की ऑप्शन ओपन हो रही है, सारी दुनिया में अपॉर्चुनिटी लीग की आ चुकी है। और हैविंग सेड दैट, जिस तरह आपने कहा कि उनकी कैरियर स्पैन बहुत थोड़ा है, तो आपके ख्याल में इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, क्या लेजिस्लेशन करके इसको ओवरकम किया जाता है? कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं इसमें। देखिए, एक तो चीज ये है कि आपके पास एक सबसे बड़ा जो इसका फॉर्मूला अगर जो एप्लीकेबल हो सकता है वो है कॉम्पनसेशन। क्या आप अगर किसी को रोक रहे हैं तो क्या आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं फाइनेंशियली उनको? मैं कहता हूँ मे बी 100% ना करें, मे बी 50% कर दें, मे बी कोई ना कोई, तो ताकि उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले ना, क्योंकि हमें जो है वो कुछ हमें पैसा मिल रहा है तो चलो हम रुक जाते हैं हमारे यहाँ। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे आपके जितने चाहे डोमेस्टिक प्लेयर्स हों, जो आपने डोमेस्टिकली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात की और आपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड की बात की जो कि पाकिस्तान लेवल तक खेलते हैं, क्या उनके वहां जाने से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हर्ट होती है कि नहीं होती? अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और यहाँ से प्लेयर्स निकल के दूसरी जाके मुल्क की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो कि T20 क्रिकेट है, तो आप तो अपने मुल्क की क्रिकेट को हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके क्वालिटी प्लेयर्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वही हाल होगा जो आप इस वक्त नेशनल T20 का देख रहे हैं। टीम 70 पे आउट हो रही है, टीम 113 पे आउट हो रही है, 112 पे आउट हो रही है। आपको प्लेयर्स कहां से मिलेंगे? जब तक क्वालिटी ऑपोजिशन नहीं आएगी, क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं। अब ये बिग बैश में चले जाएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो। सो तो देयर हैज टू बी जिसको कहना चाहिए कोई क्राइटेरिया फॉर दैट मैटर। मेरे नजदीक 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलना जरूरी है हर उस प्लेयर को जो बाहर जाना चाहता है। सर लेकिन ये जो लीग्स का एक्सपोजर है, बिग बैश का एक्सपोजर है या दूसरी लीग से 100 का एक्सपोजर है या साउथ अफ्रीका की लीग का एक्सपोजर, आपका नहीं ख्याल ये हमारे खिलाड़ियों को फ़ायदा देता है? और ये जब पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हारिस की एग्जांपल है,
तो एक एडवांटेज भी है, फ़ायदा भी है हमारे डोमेस्टिक सेटअप और ये खिलाड़ी इन सेटअप्स में खेलते, इन कंडीशंस में जाते हैं। सॉरी, मैं आपको बताऊं, सिर्फ उस सूरत में अगर वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर्ट नहीं कर रहे। देखिए, हमने 100 की बात की, जब 100 हो रहा होता है तो पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं होती। ऐसे ही जब इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही होती है तो यहाँ कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती। जब बिग मैच हो रहा होता है तो हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही होती है। तो दिस इज वेयर मैं जो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि प्लेयर्स को भी उन लीग्स की तरफ जाना चाहिए जहां पर पाकिस्तान में उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन नहीं चल रहा। जी जी तब तो मैं आई वुड से कि ठीक है जी, आप उनको 2, 3, 4 जितनी भी लीग्स हो रही हैं उनकी इजाजत आप देते। लेकिन अगर आपका क्रिकेटर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा और वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा फॉर द इंटरनेशनल मैचेस, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैचेस हो, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। अच्छा सर, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। एक जब से आपका टेन्योर और सिटी साहब का टेन्योर गया, उसके बाद एक मसाइल की लंबी लिस्ट शुरू हो गई है। ओबियसली वो ब्लेम गेम आप पिछले हमेशा यही होता है पाकिस्तान में, चाहे हम पॉलिटिक्स के अंदर बात कर लें या बोर्ड के अंदर बात कर लें, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसी तरह ही आता है और टर्बुलेंस वो पिछले बोर्ड पे डाली जाती है। सिलेक्शन के वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म किया, एशिया कप में परफॉर्म किया, तो चेयरमैन साहब ने भी यही कहा और इंजमाम साहब जो चीफ सेलेक्टर थे तब, उन्होंने भी यही कहा कि ये हमने तो सेलेक्ट ही नहीं किया, ये पिछले जो चेयरमैन थे या चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने किया। दूसरा फिर ये था कि अगर जो ये सिलेक्शन की गई थी और जो एक हमने सिर्फ नसीम शाह के जाने के बाद बॉलिंग लाइन का जो डिजास्टर देखा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, अगर इफ़ यू वुड हैव बीन एट दैट प्लेस, तो आप क्या सोचते हैं, समझते थे क्या इसकी रेमेडी थी और आपका माइंडसेट क्या था कि हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए किस तरह लेके जाएंगे? देखिए, रेमेडी की जो आप बात करें, सबसे पहले तो मुझे बहुत हैरानगी हुई और मुझे अफसोस भी हुआ वो इस बात पे कि आपको पता है कि हमारा जो मैनेजमेंट कमेटी का जो टेन्योर था वो 20 जून को खत्म हो गया। जी यानी 20 जून और वर्ल्ड कप, आप सोचेंगे उस वक्त हम इस उस पोजीशन में ही नहीं थे कि हम वर्ल्ड कप के बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हम तो उस वक्त इंटरनल सीरीज हमारी चल रही थी। और दूसरी चीज ये थी, मैं हैरान था कि इनको इतनी मुझे हैरानगी हुई कि ये लोग को इतना भी नॉलेज नहीं था कि मैं चीफ सेलेक्टर जो है एडिशनल चार्ज लेके कर रहा था। आई वॉज द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी यस एंड आई वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ सेलेक्टर कि भाई आप यार इस दौरान ये सिलेक्शन कर लो। तो मूवमेंट 20 जून आती है तो मेरा टेन्योर तो खत्म हो गया ना मेरी मैनेजमेंट कमेटी का, और उसके साथ साथ ही मेरा वो जो एडिशनल चार्ज था वो भी खत्म हो गया। तो मैं तो चीफ सेलेक्टर नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि आप वो जो ए टीम के लड़के हमने भेजे थे, आपको याद होगा जिम्बाब्वे हमने, और ये 2-3 हमने टूर जो अरेंज किए थे, उसमें हमने तकरीबन 20 से 25 लड़के हमने अपने ध्यान में रखे हुए थे कि ये डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस और ये अच्छा खेल रहे हैं, तो हम इसको आगे मिक्स में देखेंगे कैसे ये हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। दूसरी, आप देखिए कि आपने मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप आपने डिसऑन कर दिया टीम को। जी, आपके ख्याल में ये क्या खबरें प्लेयर तक नहीं पहुंची होंगी? तो जो सारी डिस्टर्बेंस जो मेंटली देखें, प्लेयर को जब तक आप उसको एम्पावर नहीं करेंगे, उसको कंफर्ट नहीं देंगे, और जब एक प्लेयर को ये पता लग रहा है मेरा तो बोर्ड ही मेरा साथ नहीं दे रहा, जी जी, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ फिर? तो ठीक है, हम अच्छा नहीं खेले, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको बेसिकली आपकी बॉलिंग ने वो कर दिया ना, डिच कर दिया, क्योंकि आपके फास्ट बॉलिंग में हम समझते थे कि ये अच्छा करेंगे, और आपके स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में आके जो आउट करते थे, दुनिया भर के तमाम स्पिनर्स ने आके मिडिल ओवर्स में आउट किए, लेकिन हमारे मिडिल ओवर्स में आके किसी ने भी आउट नहीं किया, ना शादाब ने ना मोहम्मद नवाज ने। तो आपको प्रॉब्लम तो वही हुआ ना। अच्छा सर, जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, जो मर्जी सिलेक्टर आ जाए, जो मर्जी आ जाए। दूसरी चीज जो आपने बात की, आपने टेन्योर की जो बात की, देखिए बदकिस्मती से मैंने अगर 13 साल पीसीबी में काम किया तो मैंने 9 डिफरेंट चेयरमैन के साथ काम किया जिनके डिफरेंट माइंडसेट थे। तो जब तक ये कंटिन्यूटी, कोई ना कोई सिस्टम इनका अगर कंटिन्यू नहीं चलेगा तो आपकी कोई चीज जो है ना वो ठीक नहीं होगी। है पॉजिटिव में आप डिसीजन लेंगे। इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देख के मैं तो देख के परेशान हो गया हूँ किस अंदाज में क्रिकेट खेली जा रही। तो दिस इज डैमेजिंग पाकिस्तान की क्रिकेट। इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही बुरी स्टेट में है, और अगर सही मेजर्स नहीं लिए गए तो मैं फील करता हूँ कि नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में पाकिस्तान की टीम और ज्यादा प्रॉब्लम में आएगी। अच्छा सर, इसका सोल्यूशन, अभी हमारे साथ वर्ल्ड कप की हमने ट्रांसमिशन रमीज राजा थे और आकिब जवेद भी थे, वो भी सेम ये आप वाली बात कर रहे थे। अब इसका सोल्यूशन जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए तो यही है कि आप पैटर्न चीफ पीएम है और इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंडर कर दिया जाए। अगर प्रेसिडेंट होगा पैटर्न चीफ तो एटलीस्ट वो 5 साल टेन्योर पूरा करते हैं, तो ये
शायद कंटिन्यूटी जो चेयरमैन की है वो लंबी हो सके, आपके माइंड में यही सोच है या कोई और सोचते हैं रेमडीज की? नहीं, दिस कुड बी वन ऑप्शन, बट द अदर थिंग इज कि ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव तो हमारा पीएम ही है ना। पीएम जो है वो ठीक है तो नॉमिनेट करें, लेकिन एक और इशू आप देखें, आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो गवर्निंग बोर्ड में मुझे किसी एक क्रिकेटर का नाम बता दें। कोई भी नहीं है। तो क्रिकेट के जो इश्यूज हैं उसके लिए तो क्रिकेटर्स का कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। जो पीएम जो नॉमिनेट करता है उसमें क्रिकेटर होना चाहिए कोई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट में मानता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स जो है बहुत ज्यादा वो एजुकेटेड नहीं है, उनके क्रेडेंशियल्स ऐसे नहीं है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे आके बैठ सके, बट स्टिल क्रिकेट के ऊपर तो कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर सकते तो हैं। हारून साहब, आपने सेठी साहब के साथ काम किया, वो तो क्रिकेटर नहीं थे, तो आप किसको एंडोर्स करते हैं? आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कौन बेहतर कर सकता है? सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने बहुत सारे उनके साथ काम किया है, चेयरमैन के साथ। देखिए होता ये है कि चेयरमैन वो जो चीजों को समझने के बाद फौरन उसके ऊपर वो करे। आप मुझे बताएंगे, मैंने 3 मेरे नजदीक जो चेयरमैन आए थे जिनको मैं फील करता हूँ कि उनको बड़ा मैं हाईली रेट करता हूँ। नंबर 1 वो जनरल तौकीर ज़िया, ठीक है। नंबर 2 नसीम अशरफ, डॉक्टर नसीम अशरफ। नंबर 3 नजम सेठी साहब। इसलिए कि देखिए आपको याद होगा कि हमने 3 अटेम्प्ट कर लिए हुए थे पीएसएल कराने के लिए, हम फेल हो चुके थे। पीसीपी वाज अ कंप्लीट फेलियर एट दैट टाइम, इफ यू रिमेंबर। बिल्कुल ऐसे। नजम सेठी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि चले अगर आप कहते हो तो मैं इसको करवा देता हूँ, और देखें कि उन्होंने उसको करवाया, ठीक है। उसके बाद बाहर क्रिकेट हो रही थी यूएई में, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आऊंगा, वो लेकर आए। तो मतलब ये सारी वो चीजें थी जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को बताती है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का तो उसमें कितनी जबरदस्त उसमें वो पावर। हारून साहब, इधर एक और, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, एक उन्होंने लास्ट ईयर सेठी साहब ने कहा कि पीएसएल शायद हमें उधर करवानी चाहिए, कुछ मैचेस यूएई में करवाने चाहिए, और ये बोर्ड भी सेम बात कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी हमारी कमोडिटी, सबसे बड़ा ब्रांड है, ये बहुत हार्मफुल होगा, डेडफुल होगा क्रिकेट के लिए, अगर हम इसको दोबारा से इतनी मुश्किलात और इतनी काविशों के बाद आप पाकिस्तान में लेके आए और फिर दोबारा यूएई की बात करें? नहीं, देखिए ये तो शायद मुझे लगता ही है कि इलेक्शन की वजह से ये बातें हो रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और वजह से बात हो रही होगी, मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या है। सर इलेक्शन तो 8 को खत्म हो चुके होंगे ना, इलेक्शन तो खत्म हो चुके होंगे, उसके कुछ मैचेस तो पहले हो जाएंगे ना। देखिए आपको तो ये पीएसएल शुरू करनी पड़ जाएगी पहले ही। नहीं, वो कह रहे हैं कि पीएसएल तो बाद में ही होगा, इन्हें इधर केस पीएसएल तो 8 फरवरी के बाद ही होगा, तो फिर तो क्या कंसर्न बन सकता है? नहीं, 1 फरवरी के बाद भी देखें, जब तक ये गवर्नमेंट सेटल डाउन हो के, आपको पता है उसके तो पीरियड लगता है ना गवर्नमेंट को आके अपने बनाने में, सारा कुछ करने में, तो सारी की सारी मशीनरी तो वहाँ इन्वॉल्व होगी। क्या आपकी जो सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए दूसरा, इसके अलावा एक और चीज भी देखिए हमें दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना चाहिए। आपके पास 3 या 4 ग्राउंड के अलावा ग्राउंड ही नहीं है, आप कहाँ कराएंगे? आपको अपने ग्राउंड भी डेवलप करने हैं, आपको अपने होटल्स डेवलप करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, वरना इंटरनेशनल स्टार्स तो आके कैसे कौन सी जगह पर ठहरेंगे? आप मुल्तान में जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है होटल्स की। आप पिंडी में आपको भेज जाते हैं, पिशावर अगर आप जाएंगे वहां भी आपको होटल्स के इश्यूज होंगे। तो अगर आपने इतने बड़े मेगा इवेंट्स करने हैं, जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो हमें उसी तरह प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए इंडिया पूरी तरह प्रिपेयर था ना। आप देखिए उनकी सारी क्रिकेट ग्राउंड्स देख लें, उनके होटल्स देख लें, किसी न किसी चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं है। हमारे यहाँ आते ही वो एतराज हो जाता है कि होटल ठीक नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं, और फिर इंटरनेशनल मीडिया पूरा आता है ना, उसको भी आपने अकोमोडेट करना होता है। तो ये आप तो बड़ी ये मतलब जिसको हम काफी तवील इस पे बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने नजदीक जो आपने पहले बातें की ना, कंटिन्यूटी इज अ मस्ट। जो भी आया उसको 4 से 5 साल तक कोई ना हिलाए। इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की कि जब एक चीज ठीक चल रही थी उन्होंने नजम सेठी को हटा दिया। और जो प्रेशर लोगों, नजम सेठी तो खुद ही रिजाइन करके जब उन्होंने देखा कि यार ये तो मुझे मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो छोड़ गए। उस वक्त आप देखेंगे आपकी क्रेडिट। बिल्कुल हारून साहब, आप सही कह रहे हैं, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और मेरा मानना था कि वर्ल्ड कप तक देना चाहिए। अच्छा, मैं आपके हवाले से जाना है, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कैप्टनसी और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपसे जरूर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और कैप्टनसी के हवाले से। अजहर भाई, हमने जिस तरह थोड़ी सी डिस्कशन भी की कि ये एक ऐसा मसला था, एनओसी के भी हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ये प्रलॉन्ग हो गया, जो कि आइडली नहीं होना चाहिए था, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि प्लेयर के अंदर एक डीमोटिवेशन, और हमने जो एक सिलसिलाकार देखा है कि अब लड़कों के रेजिग्नेशन का, वो काफ़ी प्रलॉन्ग करता जा रहा है। आपकी क्या टेक है इस पर? देखिए ये डेफिनेटली इसको डिले किया गया और इंडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। या तो हम एक स्टैंस लेना था कि हमने नहीं भेजना, तो फिर उस पर स्टिक करते। अगर हमने जब ये स्टैंस लिया था उसके बाद आप उसको डिले करके दिया गया
और उसके बाद शो कॉज नोटिस भी इशू किया गया हारिस रऊफ को, तो वो भी कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं नज़र आ रही इस हवाले से। जो भी पॉलिसी रही है, अच्छा है हफीज़ भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वो एक इस हवाले से हमको एक होलिस्टिक किस्म की एक फॉर एवरीवन एक प्रॉपर पॉलिसी हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो तमाम सिचुएशंस को, तमाम प्लेयर्स को, तमाम लीग्स को कैटर करे। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत आर्बिट्ररीनेस नज़र आ रही है कि पिक एंड चूज़ वाला मामला, कि एक बोर्ड के पास डिस्क्रेशन है कि जिसको चाहे जिसको दे दे, जिसको नहीं चाहे ना ही दे। तो वाले से क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए कि कितने जैसे एक पॉलिसी तो है ही कि 2 लीग्स खेल सकते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं है कि कौन सी लीग हो सकती है। तो एक वेल क्राफ्टेड पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन कौन सी लीग्स हैं। जिस तरह हारून साहब ने अभी ब्रेक से पहले जिक्र की कि क्वालिटी ऑफ लीग बहुत मैटर करती है। अगर अच्छी लीग है जिस तरह बिग बैश है या 100 है या साउथ अफ्रीका की लीग है या कैरिबियन प्रीमियर लीग भी अच्छी लीग है या लंकन प्रीमियर लीग है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ये ऐसी लीग्स हैं जो एक ऐसी नेशंस करा रही हैं जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं और वहाँ का जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है अच्छी होती है। लेकिन उसके बरक्स कुछ ऐसी लीग्स हैं जिस तरह T10 लीग आ गई है यूएई में, या यूएस की लीग आ गई है, या कनाडा की लीग आ गई है। ये ऐसी लीग्स हैं जो उन ममालिक में खेली जा रही है जिनका जो क्रिकेटिंग की इतनी अच्छी क्वालिटी के क्रिकेटर्स भी नहीं है ना उनकी टीम्स है। तो वहाँ का अब पता नहीं वहाँ खेलने से यूटिलिटी है डोमेस्टिक को फायदा के नहीं है। हमेशा ये कंटेंशन में रही है चीज़। सर आपसे भी इसी तरफ आएंगे। एज ए चीफ सेलेक्टर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखना, लड़कों को गेज करना, सारा बताना। एक तो ये जो लड़कों के और इनके दरमियान इस बोर्ड के, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मसाइल कंटिन्यूस चलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो इस मसाइल का टर्बुलेंस का स्टार्ट हुआ वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ। लड़कों ने एशिया कप में काफ़ी डिनाइल किया और ओबियसली फिर चेयरमैन को उधर जाना पड़ा, बात हुई और फिर इंजमान साहब को इंटरवीन करना पड़ा। अब कुछ प्लेयर ने 202% अपने शेयर बढ़वाए, किसी ने कुछ किया। फिर जैसा शान मसूद थे ही नहीं, वो जंप इन करके डी कैटेगरी में थे, वो फिर आप बाद में आते हैं बी कैटेगरी में, अब एज ए कैप्टन आए हैं। और इस तरह फिर पहले 25 लड़के थे, फिर 30 का पूल को बनाया गया। आप एक तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो भी करंट है और इस मसले को कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल में एटलीस्ट ये पूल कितना होना चाहिए और आपका विजन क्या था इस हवाले से? देखिए, एक तो आपके जो सवाल के मैं इसके 2 पहलू देखता हूँ। सबसे पहला पहलू तो ये है कि मैं ज़रा आपको भी और जो आपके सुनने वाले नाजरीन हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली है क्या। देखिए, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अवार्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए होते हैं जी। नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, जिसमें आप सिलेक्टर होता है, टीम मैनेजमेंट होती है, उसकी कैप्टन की उसमें मुशावरत होती है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप समझते हैं कि सर्टेनिटी हैं और उनको हमको लेना ही लेना है जी। तो वो राउंड अबाउट 20 से 22 प्लेयर्स का आपका एक पूल नजर आता है कि यार ये जो है ना, ये हमारे नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमारे T20s भी हैं, हमारे वनडेज भी हैं और हमारे टेस्ट मैचेस भी हैं। तो हमारे इन तीनों को मुश्तरका मिला के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं जो हमें खिलाना जरूरी होंगे जी। अब यहाँ तो ऐसा होता है कि डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा था तो उसको कहते हैं उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते, जैसे भी आपने बताया कि डी कॉन्ट्रैक्ट में उसमें आ गए, ई में आ गए और जो भी उन्होंने एडिशनल डाल दिए। दुनिया भर में आप देख लें 15 से 20 से ज्यादा की तादाद नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। सिर्फ हमारा ही मुल्क है जिसमें 35-40 लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। ये गलत है। आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है कि जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में उसमें अब आता है कि जी फॉर्मर कैप्टन की बातें हो जाती हैं। भाई, अगर आपका फॉर्मर कैप्टन आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आ रहा नेक्स्ट 12 मंथ्स में, तो आप उसको कैसे एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट देंगे? बिल्कुल ऐसे। सो उस वक्त तो फॉर्मर कैप्टन जो है वो तो इस बात के लिए है कि यार मैं पता नहीं टीम में भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्या मैं एक फॉर्मेट में आऊंगा, मैं 2 में आऊंगा, मैं 3 में आऊंगा। सो एक तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ उन प्लेयर्स को मिलता है जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में होपफुल हैं कि जो पाकिस्तान को वेरियस फॉर्मेट्स में आपको वो फिगर करेंगे या नजर आएंगे आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी आपने कहा पेमेंट की बात, जो इश्यू है वो पेमेंट का बिटवीन बोर्ड एंड द प्लेयर्स। उसमें इश्यू ये हुआ है कि दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो शायद अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज भी अपने प्लेयर्स को देते हैं। वेयरएज प्रॉब्ली पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं हो रही थी, जो मुझे लगता है कि अब शुरू हो गई है। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया इसमें क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। सो ये 2 चीजें हैं। देखिए, जो पेमेंट का इश्यू है वो तो देखें, हमेशा आप देखें कि इनको जितने मर्जी इनके जब रिव्यू हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, इनके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो तो बढ़ते ही रहे हैं।
लेकिन वो हमेशा से ये डिमांड करते आए थे कि हमें रेवेन्यू का भी कुछ पोर्शन दे। जी जी जी। अच्छा सर, उसमें जिमी एंडरसन की मैं इधर कोट करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि आपने 13 साल काम किया बोर्ड में। 2011 में इंग्लैंड बोर्ड जिमी एंडरसन और क्रूस ब्रॉड को बैठाता है और उन्हें कहता है कि आप हमारी टेस्ट की कमोडिटी हैं, और उनको जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है वो कैप्टन से भी ज़्यादा ऑफर करता है। और वो देखते हैं कि ये हमारा फ्यूचर स्टार्स हैं और फ्यूचर कमोडिटी हैं, और वो फिर 13-14 साल टेस्ट में सर्व करते हैं उनको। हमारी ये जो विजन है, किसी भी बोर्ड की बात करनी चाहिए, चीफ सेलेक्टर की बात करनी चाहिए, चेयरमैन की बात करनी चाहिए, वो चीज़ें क्यों नहीं हम कर पाते? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कि इस तरह की चीज़ करके एक पूल अगर नहीं बना पाते तो एटलीस्ट रेड बॉल और वाइट बॉल को डिफरेंशिएट करके कुछ प्लेयर को लंबा रन दें, ताकि उसे कहे भाई आपने लीग नहीं खेलनी, हम आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। प्लेयर को भी पता हो, उस बोर्ड को भी मालूम हो कि हमारी क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें आपने जो बात की ना, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपने ब्रॉड की और जिमी एंडरसन की बात की, वो सर्टेनिटीज थे, वो इस बात के ऊपर थे कि जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलना ही खेलना है। और दोनों ऐसे प्लेयर थे कि जो T20 या शॉर्टर फॉर्मेट में वो फिट इन नहीं होते थे, तो इसलिए उनको तो उन्होंने उसको टेस्ट क्रिकेट के लिए रख के उनको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास तो जो प्लेयर्स का पूल है वो हमें एक फॉर्मेट की टीम बनाना मुश्किल हो रही है, तो आप कैसे किसी ऐसे प्लेयर को लेके आप बाहर बिठा देंगे? आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेयर आपको नजर आता है जो आपको भी अभी मैं कहूं कि जी ये मुझे 10 साल तक ये टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा, या मुझे 8 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा? आपके पास बदकिस्मती से जो प्लेयर्स का पूल है वो 15-20 के बाद जाके खत्म हो जाता है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लॉट आती है वो एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आके एक्सेल नहीं कर सकती, इसलिए कि हमारी क्वालिटी नहीं है कि हम यहाँ हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट प्रोड्यूस करें। तो सर, इसमें रेमेडी ये नहीं करना था कि हम डोमेस्टिक को वैल्यू करते, हम PSL से सिलेक्शन ना करते, ये ना कर लेते हम? जी, यही तो देखना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि थ्रू आउट इनके ऊपर मैं यही एम्फेसाइज करता रहा पूरे 13 सालों में कि यार आप ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को जब तक मजबूत नहीं करोगे आपके पास प्लेयर्स नहीं आएंगे। मुझे बताएं दुनिया के किस मुल्क में ओपन ट्रायल्स होते हैं टू सिलेक्ट अ फर्स्ट क्लास टीम? यस। कहाँ अंडर 19 में ओपन ट्रायल्स होते हैं? यार ये चीजें सारी नीचे से अगर आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट हो रही हो, अंडर 16 के टूर्नामेंट्स हो रहे हो, अंडर 19 के टूर्नामेंट्स हो रहे हो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो वहीं से तो प्लेयर्स परफॉर्म करके ऊपर आएंगे ना। अब मुझे अगर आप भेजते हैं साहिबाल जाके यार अंडर 19 की टीम सेलेक्ट कर दो, तो वहां तो ओपन ट्रायल्स होते हैं। लोग अब जो गली से उठ के मोहल्ले से उठ के आके किसी ने उसका दिन अच्छा हुआ उसने आके बॉलिंग कर दी, पता लगा यार ये तो बड़ी तेज बॉलिंग कर रहा है, तो आप लामाला उसको देखते हैं 40 में बॉलिंग कर रहे हैं, आप उसका नाम लिख लेते हो। तो मूवमेंट उसको जब कैंप में लेके आते हो तो पता लगता है यार वो तो फिट ही नहीं है जी। आप 1 से 2 ओवर देख के आप टीम को सिलेक्ट कर लेते हो ना वहां पर। ऐसे ही दिस इज वेयर जो प्रॉब्लम्स जो है ना वो रियल सेंस में किसी ने अभी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग की नहीं है यार। मैंने पूरे अपने सिस्टम को इन डेप्थ स्टडी किया था, उसके बाद मैंने इनको प्रपोजल नहीं। तो सर, उसमें रमीर राजा साहब ने PGL के कॉन्सेप्ट लेके आए, उस पर भी एक्स क्रिकेटर ने काफी डिबेट की। अभी आप लोग भी इसको लेके चल रहे थे। अभी मोहम्मद हफीज ने कह दिया कि अब अंडर 19 तक 4 डे क्रिकेट होगी, जो है वो T20 नहीं होगी। तो बस हमें इस चीज को भी रियलाइज करना है कि T20 एक फॉर्मेट है, अब उसको हम सब ने एडजस्ट करना है। आपके स्कूल ऑफ थॉट के कायदे? देखो बॉस, मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए किसी को भी ये मैं हैरान हूं कि लोग जो है ना बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। ऑब्वियसली हर एक का अपना देखे वे है, अपने सोचने का अंदाज है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, नहीं कह रहा। देखिए आप मुझे बताएं, आपका जो करंट एरा का क्रिकेटर है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जिसने सिर्फ T20 क्रिकेट और शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट देखी है, टेस्ट क्रिकेट तो देखी नहीं है ना उसने, तो लामवाला उसका रुझान उसी तरफ होगा ना। ऐसे ही सो आप दोनों फॉर्मेट में आप कोशिश करें कि आपकी जो अंडर 19 है वो है ही 3 डे क्रिकेट, उसमें आप 1 डे रखते हैं, क्योंकि अंडर 19 का तो 1 डे का वर्ल्ड कप होता है ना, T20 का तो वर्ल्ड कप नहीं होता। सो आप इन दोनों की तैयारी करने के लिए आप 3 डे वर्जन में रखते हो और बिल्कुल सही वो चल रहा होता है, वो सिलसिला ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे उसका इशू ये है कि उसकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो मुझे फॉल्टी लगता है, वो ठीक नहीं है। इसलिए ओपन ट्रायल्स होते हैं, ओपन ट्रायल से नहीं होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने अंडर 19 खेली भी हो, वहां के परफॉर्मेंस के चार्ट हमारे पास पड़े हो कि जी ये टॉप बैट्समैन है, ये टॉप बॉलर है, 10-10 टॉप बॉलर्स को बुलाएं, 10-10 टॉप बैट्समैन को बुलाएं, विकेट कीपर्स को बुलाएं और उनको आप मिला के मिक्स में करके उनके मैचेस करा के और फिर ट्रायल्स लें आप। सर, ये जो रिसेंट डिसीजन लिया गया है कैप्टनसी का पाकिस्तान के हवाले से, बाबर आजम को रिमूव किया गया है और वाइट बॉल कैप्टनसी शाहीन को दी गई और शान को रेड बॉल कैप्टनसी दी गई, इसको आप कैसे देखते हैं? यार देखो, बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क के साथ। मैं समझता हूँ कि आप 1992 में वर्ल्ड कप जीते,
ठीक है, उसके जी। बाद से अब तक आप कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते। ऐसे ही लेकिन आप हर बार उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि हर 4 साल के बाद एक डिबेकल होता है और वो पाकिस्तान की टीम किसी वर्ल्ड इवेंट में हारती है, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। यहाँ के बैठ के लोग कमेटी बनाते हैं, जी क्या हुआ, ओ जी ये तो गड़बड़ है, कप्तान को हटा दो, सिलेक्शन कमेटी तोड़ दो, नई सिलेक्शन कमेटी ले आओ, नया कप्तान ले आओ। उसके बाद फिर 4 साल के बाद यही सेटअप जो चल के जो बनाता है टीम, वो फिर आ जाती है। फिर वो आगे कहते हैं, तो ये मुसलसल चेंजिंग एंड चॉपिंग की वजह से तो आप पे इश्यूज हैं। देखिए ना, आप मुझे बताएं कि इंग्लैंड की टीम जितनी बुरी तरीके से हारी है, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, आप मुझे बताएं कि उनका कैप्टन चेंज हुआ? अभी गए में वहां पर वेस्ट इंडीज गई हुई थी, वही कोचिंग स्टाफ है, वही कैप्टन है जो उसको लेके चल रहे हैं। ये टीमें बनती हैं यार वक्त के साथ। बाबर मैच्योर हो रहा था एज ए कैप्टन, और उसको देखें ना, कॉन्ट्राडिक्शन देखें। बाबर कह रहे हैं कि मुझे कप्तानी का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बैटिंग पे, और ये इसका फैक्ट, वो परफॉर्म भी तो कर रहा है। और हफीज कहते हैं कि नहीं, उसको कप्तानी का प्रेशर था, इसलिए अब तो हारून सर, इधर एक दूसरा काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि बाबर की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क भी तो काफी थे। कई जगह पे वो स्टैटिक हो जाते थे, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते थे। फील्ड प्लेसिंग की बात करें, बॉलिंग चेंजिंग की बात करें, वो कई ऐसे मसाइल हमें भी नजर आए कि हमें बाबर की हम बात करते हैं, ग्रोइंग कैप्टन है, लर्निंग कैप्टन है, बट वो ग्रोथ स्लो थी काफी। वो अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसका पैट कमिंस ने कप्तानी की ग्रेशन के साथ, अगर आप उस कंपैरिजन में देखते हो तो देयर वाज ह्यूज डिफरेंस। तो आप नहीं समझते कि ये 4 साल का रन बहुत था उसके लिए? देखो, बहुत सी एक बात समझने की कोशिश करें। आप मुझे बताएं कि क्या आपका डोमेस्टिक क्रिकेट कोई कप्तान प्रोड्यूस कर रहा है, कोई लीडरशिप मटीरियल प्रोड्यूस कर रहा है? आप मुझे बताएं। आपने कमिंस की बात की, आपने उनकी बात, अरे वहां का तो हर स्टेट का जो कैप्टन है वो एलिजिबल है टू लीड द नेशनल साइड। आप मुझे बताएं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त आपकी नेशनल T20 चल रही है, कितने कैप्टन ऐसे हैं तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को लीड करेंगे। सो मेरे कहने का मतलब ये कि इसीलिए आप जब किसी एक कैप्टन के ऊपर करते हो, उसको वक्त देते हो। देखिए, अब दूसरी चीज आपने की कि जी उसकी बॉलिंग चेंज हो रही है। आप मुझे बताएं कि कमेंस हो गया या रोहित शर्मा हो गया, जब वो अगर रोहित शर्मा कुलदीप को बॉल देता था, आते ही दूसरे ओवर में प्लेयर आउट कर देता था। वो जडेजा को बॉल देता था, वो आउट कर देता था। वो कप्तान थोड़ी आउट कराता था, वो तो उसने उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई आपने दे दिया, उसने उसको आउट कर दिया। वो फास्ट बॉलर लेके आता था, वो आउट कर देता था। शामी को लाया, उसने आउट कर दिए। सो आपका कैप्टन जब किसी को बॉल देता है और वो उस लाइन पे बॉल नहीं कर रहा है जहां उसकी मतलब फील्ड है, उसके बॉलिंग नहीं कर रहा, तो उससे कप्तान क्या करेगा? बिल्कुल। इसको समझने की जरूरत है कि हमें कैप्टन को भी डेवलप करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपके प्लेयर्स भी डेवलप होते हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। आप देखें ना, तो अब्दुल्ला शफीक का भी तो डेवलपमेंट लेट हुई ना, कब से वो साथ चल रहा है टीम के। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे प्लेयर्स क्योंकि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इतने मेच्योर नहीं होते, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके फेलियर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ बर्दाश्त हो नहीं सकती ना, हम हारते हैं तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं टीम कब हारेगी। अच्छा, नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी सेठी साहब से भी एक दफा बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबर को हम वर्ल्ड कप तक रन देंगे, और अगर बाबर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो फिर हम किसी और ऑप्शन पे सोचेंगे। तो ये तो वैसे उनका भी ओपिनियन था। अच्छा सर, मैं जी मैं लास्टली देखिए, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ। देखिए, वो तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी ऐसी चीज करेंगे, लेकिन हम इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि अब ऑब्वियसली 2 कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं, शाहीन की बात की और शान मसूद की। शाहीन तो चलें वाइट बॉल में कुछ परफॉर्म करके आया है, उसने 2 PSL के टाइटल जिताए हैं, उसका भी प्लीज़ बताइए। और दूसरा, जैसा इजहार भाई ने पूछा आपसे कि शान मसूद जो टीम में नहीं था, अब आता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप टीम में जगह नहीं बनती, आते हैं तो डायरेक्ट कैप्टन आते हैं। अब वो आ चुके हैं, तो उनको एज ए कैप्टन आप किस तरह देखते हैं, कितने मैच्योर हैं, और इतना बड़ा ह्यूज किस्म का ये जो असाइनमेंट है, जो 95 से हम टेस्ट नहीं जीत पाए, उनके गले में आ चुकी है, तो क्या वो कर पाएंगे? और तीसरी, इसी साथ दूसरा भी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा क्विकली, कि जो फिर कंटिन्यूटी की जो बात की, तो आपको लगता नहीं कि जो सबसे बड़ा ज्यादती गई सिस्टम के साथ, वो फिर जो एक हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कमोडिटी थी, सरफराज था, उसको हटा के पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट और सिस्टम के साथ ज्यादती की गई थी तब? ये उस वक्त देखें, जब उस वक्त सरफराज को हटाया गया था ना, तो मेरे नजदीक T20 से तो वो नहीं हटता था, उसको T20 का तो कैप्टन रहना चाहिए था। दूसरा है कि अब उसकी लॉन्गेविटी भी तो देखनी है ना, आपने ऑब्वियसली कैप्टन को डेवलप करना है। अब जहाँ तक आपने कहा देखिए शान मसूद हो गए, तो मेरी तो आपने बात तो मेरी प्रूव हो गई ना कि आपके तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कोई लड़का प्रोड्यूस होकर ऊपर नहीं आया, उसने तो किसी डोमेस्टिक क्रिकेट को लीड ही नहीं किया ना, उसने तो एक काउंटी को लीड किया है। शाहीन है, उसने PSL में लीड किया लाहौर कलंदर्स को, या रिजवान है, या
इमाद, देखिए, आप इस तरह के लोग हैं जो PSL के तो कैप्टन हैं हमारे जो। देखिए शाहीन की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए आप T20 के फॉर्मेट की बात करें, T20 में आप मुझे बताएं कप्तानी मैटर करती है? आपके 1 से 2 ओवर में बैट्समैन आगे ब्लास्ट कर देता है, वो आपको सारे के सारे मैचेस ही चेंज कर देता है। तो T20 में आपने तो सिर्फ 4 ओवर की खेल देखनी होती है, एक बैटिंग ओरिएंटेड पिच होती है, उसके ऊपर तो रन बनने ही बनने हैं, 200 रन बनेंगे, 180 बनेगा, उसको एक डिफेंड करने जाता है। कप्तानी से डिफेंड नहीं होती। आपकी अच्छी फील्डिंग हो गई, आपकी अच्छी बैटिंग हो गई, आपकी अगर 2-4 आपने डॉट बॉल्स जो है वो परसेंटेज ज्यादा हो गया तो आप मैच जीते। तो कप्तानी इतना मैटर नहीं करती। ये ठीक बात है कि जब आपके पास कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ, आपके प्लेयर्स अच्छे हों और वो फॉर्म में भी हों, तो आपकी बैटिंग आपको कभी मैच जिता देती है, कभी आपकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके अच्छे कैचेस करके अच्छे रन आउट करके आपको ले आती है। बॉलिंग में अगर अच्छा स्पेल पड़ गया, उसने 2 से 3 आपको आउट करके दे दिए, तो शॉर्ट वर्जन में तो यही होता है। लेकिन आई विश देम लक। देखिए ऐसा नहीं है, अभी आपने अगर ये ले लिया है ना स्टेप, तो आप इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ ये डर हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता 1 से 2 सीरीज हार गए तो फिर क्या होगा? आपका T20 का वर्ल्ड कप सामने खड़ा है। ऐसे ही। अच्छा सर, लास्टली ये जानना चाहेंगे, कोई आपको उम्मीद है, कोई होप नजर आती है कि ये टीम कुछ कर पाए, कोई मेरिकल हो पाए? क्योंकि 30 ईयर से तो हम देख चुके हैं कि उधर नहीं हरा पाए। इंग्लैंड में एक टेस्ट जीता था हमने ऑस्ट्रेलिया से, तो आपकी इस टीम में कोई ऐसी जान नजर आ रही है, एनर्जी नजर आ रही है आपको? देखिए ऑस्ट्रेलिया तो चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम आप लेके गए हो, हमेशा से मुश्किल टूर होता है। लेकिन ऑफ डेट हुआ यह है कि पर्थ के अलावा मैं समझता हूँ कि मेलबर्न और सिडनी में जो इनके मैचेस हैं, वहां पर सारी जगहों के ऊपर अपने ड्रॉप इन पिचेस आ गए जी। तो ड्रॉप इन पिचेस की वजह से ये होता है कि वो जो उसका रियल टेक्सचर होता है ना, जो एक जमाने में जो प्ले और उसके कंटेंट जो होता था, वो एक सबमर्ज हो चुका होता था उस पर्टिकुलर सरफेस से जहाँ पर ये स्क्वायर बना हुआ होता था। अब क्योंकि आप बाइक से लेकर आते हैं तो वो उसमें प्रॉपर्ली उतनी जान नहीं होती, सिर्फ टेनिस बॉल बाउंस होता है जी। तो आई होप कि ये लोग बड़ी जल्दी ये एडजस्ट कर जाएं। सिडनी में आपको थोड़ा सा एडवांटेज ये हो सकता है कि वहाँ स्पिन होता है और वहाँ आपके अगर बॉलर्स, तो मुझे भी लगता है कि बाकी 2 जगहों पे तो सिर्फ एक ही स्पिनर खेलेगा। अब ये दोनों स्पिनर भी कोई इतने ज्यादा सिवाय उसके लेफ्ट आर्म स्पिनर के, ये तो इतना भी रॉ ही है ना अगर देखा जाए तो। दूसरे वाला जो स्पिनर क्या है, हाँ अबरार जो है, तो वहाँ पर बाउंस इतना अच्छा होता है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन को इतने कमजोर, एक तो टेस्ट चैंपियनशिप है, आपने देख लिया उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया जी, तो कोई भी चांस तो वो नहीं लेंगे। सो हमें इट इज गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट। आई विश देम लक यार, ये अच्छा करें, क्यों नहीं करें। देखें हर अच्छे प्लेयर, जो भी नया प्लेयर जा रहा है उसको ऐसी जगहों पर ही तो अपने आप को मनवाना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी भी है ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ी। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, वी आर हाईली थैंकफुल, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर आपसे रहेंगे। सरदार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से हम मुलाकात करते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।